वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 18 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 18 का नाम है काट का घोड़ा और इसके मुसन्निफ़ हैं रतन सिंह। याद रहेगा आप सभी को कि काट का घोड़ा सबक को किसने लिखा है? रतन सिंह ने लिखा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस सबक के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। रतन सिंह की पैदाइश 1927 में हुई। रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारोवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। याद रखोगे कि रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारोवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में इन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल की। तकसीम वतन यानी कि मुल्क के बंटवारे के बाद ये हिंदुस्तान आ गए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करने लगे। अपनी मुलाजमत के दौरान इन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया था, यानी कि इन जगह पर ये जॉब के दौरान जाकर सकूनत इख्तियार की थी। इन्हें शुरू से ही अफसाना निगारी यानी कि अफसाना लिखने का शौक़ था। तालिब इल्मी यानी कि जब ये स्टूडेंट थे तो तालिब इल्मी के दौर में ये कहानियाँ लिखने लगे थे। बतौर अफसाना निगार इनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया था। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काट का घोड़ा और पनाहगाह इनके ज़रिए लिखे गए अफसानवी मजमूओं के नाम हैं। इनके दो नॉवेलेट दरबदरी और उड़न खटोला, एक तवील सवानाही नज़्म हड़बेती उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है। और इसके अलावा ये मुतरजिम यानी कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना, अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, तो ये भी काम किया करते थे। तो इसी वजह से ये मुतरजिम की हैसियत से भी जाने जाते थे। अब बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सबक का नाम है काट का घोड़ा। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम बिंदु होता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है और वो परेशानी के आलम में अपने बच्चे का फ्यूचर भी सेम अपनी तरह ही सोचता है कि उसको भी मेरी तरह से ठेला खींचना पड़ेगा। तो पूरी ही कहानी पढ़कर सुनाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उस वक्त बुंदू का ठेला तो ठेला खुद बुंदू ऐसा बेजान काट का घोड़ा बनकर रह गया, जो ना अपने आप हिल सकता है, ना डुल सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए बुंदू की ही वजह से अंधेर देव के तंग बाज़ार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया था। देखो बच्चों, ये जो बुंदू था, अंधेर देव एक जगह का नाम है, तो ये रास्ते में खड़ा हुआ था अपना ठेला लेकर, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने ठेले को खींचकर आगे बढ़ा सके, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था। तो इसीलिए बुंदू की वजह से अंधेर देव के तंग बाज़ार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया था। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बुंदू का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया था, यानी कि सड़क पर चढ़ाई थी, जिस वजह से बुंदू ठेले को अपनी कमज़ोरी की वजह से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, क्योंकि ठेले में बहुत ज़्यादा वज़न भरा हुआ था। रह कर अगर चलता भी था तो जूं की तूं रफ्तार से रेंगता था और फिर खड़ा हो जाता था। उसके पीछे, ठेले के पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह ये की सभी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार सी लग गई थी और इन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे और इन गाड़ियों में बैठे हुए थे वज़ीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तर के ऑफिसर, दुकानदार, वर्दी वाले फौजी, पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सल्फ ख़रीदने के लिए घरों से निकलने वाली औरतें, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए थे। लगता था जैसे कि बुंदू की सुस्त रफ्तार की वजह से सारा शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
यूं तो वज़ीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू यानी कि बातचीत कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफ़द से उसका मिलने का वक्त करीब आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देख आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। वो लोग जो कार में बैठे वज़ीर से बातें कर रहे थे, दिल ही दिल में खुश थे कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। कारखानेदार, कारोबारी, सेठ अलबत्ता कारोबार की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे थे कारों की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे थे। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के मायने लाखों का गाठा थे। आगे है रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा है। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है और वे यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है। स्कूल और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं, जितने पीरियड निकल जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। इसी तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वे जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उसका कमांडेंट ऑफिसर 40 किलो का वज़न पीठ पर लदवाकर 10 किलोमीटर का उसको रोड मार्च करवाएगा, सज़ा देगा देर से आने की। लेकिन बिंदु इन सब बातों से बेखबर है, बेनियाज है, अनजान है। आज उससे ठेला खींच भी नहीं पा रहा था। एक तो सेठ के बच्चे ने ज़्यादा बोझ डाल दिया था, दूसरे उसके ठेले का दोहरा जाम हो रहा था, तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता है और चौथे ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा था कि वो ठेला खींचे। वही काट के घोड़े वाली बात हो रही है, जो अपने आप सरक नहीं सकता। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत उस काट के घोड़े जैसी हो जाती है, जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीदकर बड़ा दुखी हुआ था। काट का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फ़ख्र से गली के बच्चों के बीच गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करती हुई तेज़ भागती थी, तो किसी के पास रेलगाड़ी थी इंजन समेत, अपने आप चलने वाली गाड़ी, किसी के पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे। उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे, जो कि तेज़ी से घूमते हुए ऐसे लगते थे जैसे वे सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों। इन खिलौनों के सामने उसका काट का घोड़ा साकित और बेजान था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया तो, लेकिन दिल ही दिल में वे जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौनों के सामने बेकार और बेमायनी है। इसलिए घर आकर उसने काठ यानी कि लकड़ी के घोड़े को चूल्हे की आंख में झोंक दिया था। लेकिन जलने के बावजूद जैसे जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ ही चिपक कर रह गया था, क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया तो कोई वकील बन गया, कोई स्कूल का मास्टर हो गया तो कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, और इसके बरअक्स यानी कि इसके उल्टे बिंदु वही काठ का घोड़ा ही रह गया था। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला चलाने का ही काम कर रहा था। आगे है, बिंदु अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया, ऐसा क्यों कर हो गया। लेकिन वो सोचता भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया था, वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं जुटा पाता। जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर इस ठोले के बोझ को क्यों खींचूं, बुंदू सोच रहा था। उसके दिल ने कहा कि ठेला जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं।
उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही थी। रह रहकर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन चंदू को भी इस तरह ठेले का बोझ खींचना पड़ेगा, और इस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसका बहुत दिल दुख रहा था कि उसके बेटे को भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए एक एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। अटकी है तो अटकी रहे। बुंदू झिल्ला कर बोला, जो लोग तेज़ जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में पहिए लगवा दें। बात तो ठीक कहता है। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज़ हो जाएं कि वो हवा से बातें करने लगें, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों और लोगों के शोर के अंदर देखी सुनी जा सकती थीं। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी, यानी कि बुंदू में। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और उसके पीछे भीड़ में वो वज़ीर रुका हुआ है जिसकी किसी गैर मुल्की वफ़द से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है, और ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी की तरफ जाना है। स्कूल के बच्चे हैं जो कि कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सबके कदम बंद कर रह गए हैं, और बिंदु काठ का घोड़ा अंधेर देव के बाज़ार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। इसमें क्या मॉरल एजुकेशन मिली है कि बिंदु जो होता है उसके पिताजी बहुत गरीब होते हैं, जिस वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाता है, और वो भी वही ठेला चलाने का काम करता है। फिर इसके बाद बिंदु का एक बेटा होता है जिसका नाम चंदू होता है। तो बिंदु चंदू की फ़िक्र के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को लाचार और महसूस करता है, और दिल में बहुत ज़्यादा डरता है कि मेरे बच्चे को भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं। काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा। अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। वफ़द, नुमाइंदों की जमात। रोड मार्च, हुक्म ना मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लदवा कर सड़क पर दौड़ाया जाना। बेनियाज, बेपरवाह। साकित यानी कि बेहरकत। स्वांग यानी कि रूप बदलना या खामोश नकल। बरअक्स यानी कि बरखिलाफ या फिर उल्टा। महज यानी कि सिर्फ। मुकर्ररा यानी कि तयशुदा। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो आप इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम बुंदू था, जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाया था। इसी वजह से उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। बुंदू ठेले को चलाने का काम करता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ था और ठेले को अंधेर देव के तंग बाजार से लेकर गुजर रहा था। बुंदू के ठेले की वजह से पीछे कारें, सड़क, बसें, मोटरसाइकिल वगैरह की लंबी कतार लग रही थी, क्योंकि बुंदू कमज़ोरी की वजह से अपना ठेला नहीं खींच पा रहा था। इन गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी, सेठ, दफ्तर के ऑफिसर, फौजी, पुलिस वाले, बाबू, आम आदमी, इंजीनियर वगैरह सब रुक गए थे। यूं तो वज़ीर कार में बैठा लोगों से बातचीत कर रहा था, मगर बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त हो रहा था। उसे देर हो रही थी, मगर जो लोग वज़ीर से बातें कर रहे थे वो खुश थे कि उन्हें वज़ीर से इतनी देर बात करने की और अपने मसाइल आगे रखने का मौका मिल गया। इसके साथ ही कारखानेदार, कारोबारी भी परेशान थे जाम लगने की वजह से, क्योंकि देर की वजह से उनकी आंखों के सामने लाखों का घाटा घूम रहा था। उधर रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान था। वो अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा था, क्योंकि उसे गाड़ी लेकर जाने में देर हो रही थी। लेकिन बुंदू इन सब बातों से बेनियाज था।
आज उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि ठेले को आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में ख़रीदा हुआ काठ यानी कि लकड़ी का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौनों के सामने बिल्कुल हकीर था। उसके साथी कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, लेकिन किस्मत ने तो उसे अभी भी काठ का घोड़ा ही बना डाला था। वो गरीबी की वजह से अपने बेटे चंदू को भी पढ़ा न सका था। इस भीड़ में उसके दिल में भी यही ख्याल आ रहा था कि एक दिन चंदू को भी यही सब करना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो एक जगह खड़ा है और आगे बढ़े, उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक छोटी सी बात है, जैसे कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिल्स, डबल टिप वाले पेन, अच्छी अलग और यूनिक गिफ्ट आइटम्स, तो इन सभी चीज़ों का लिंक बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, ख़ास हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं मुश्किल से, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं और आपको इन्हें ख़रीदने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो घर बैठे इन सभी चीज़ों को आराम से अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेरी पसंदीदा चीज़ है, छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ज़रूर ख़रीदे। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांध दिया जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में आगे पीछे ना हो। मैं अपनी छोटी बेबी की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को बाहर आते जाते टाइम ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक के सवाल नंबर 1 है, बुंदू को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? बुंदू अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाया था, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। अगला सवाल है, बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा? बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर वज़ीर, कारखानेदारों, सेठ, साहूकारों, इंजीनियर, डॉक्टर, फौजियों, कॉलेज और स्कूल के लड़कों पर और दूसरे बहुत से लोगों पर पड़ा। अगला सवाल है, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? जवाब, वज़ीर को एक गैर मुल्की वफ़द से मिलना था, इसलिए देर होने की वजह से उसकी बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा था। अगला सवाल है, कारोबारियों के लिए पल के मायने लाखों के घाटे के क्यों हैं? जवाब होगा, देर होने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ़ ने पल के मायने लाखों के घाटे से लिए हैं। चंदू के बारे में बुंदू के जहन में क्या ख्याल आया? तो चंदू के बारे में बुंदू ने सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी इसी तरह काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा, उसे भी इसी तरह ठेला खींचना होगा। अगला सवाल, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की क्या मुराद थी? पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी कि ज़िंदगी में तरक्की करना। अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब टेक्स्ट बुक की इस चैप्टर की ग्रामर है, लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। कतार, वो कतार में खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। अगला लफ्ज़ है रफ्तार, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है। नेक्स्ट है कैफियत, मरीज़ की कैफियत आज अच्छी है। फ़ख्र, मुझे अपने ख़ानदान पर बहुत फ़ख्र है। दुश्वार, गरीबों का जीना इस ज़माने में दुश्वार हो रहा है। हरकत ही का नाम ज़िंदगी है। फिलप्स है, इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित और बेजान था। सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का सवांग किया था। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। शख्सियत पर लाइन डाल देंगे। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े।
जुमलों पर गौर कीजिए और ज़माने के लिहाज से बताइए कि कौन सा जुमला पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। तो स्कूल और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। खुश हैं का मतलब क्या है? ज़माना हाल यानी कि प्रेजेंट। उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। थे का मतलब हो गया माजी, तो ज़माना माजी हो गया। कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। रह जाएगी का मतलब क्या होगा कि आने वाले टाइम में जिसमें गागेगी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है, यानी कि ज़माना मुस्तकबिल। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों में ज़माने की निशानदेही करनी है। अहमद कल आया था। था का मतलब ज़माना माजी। मोहन बाज़ार से लौट आया है का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट यानी कि ज़माना हाल। सर्दी का ज़माना कब आएगा? गा का मतलब होता है मुस्तकबिल यानी कि ज़माना मुस्तकबिल। गर्मी का मौसम जा रहा है का मतलब है हाल यानी कि प्रेजेंट, ज़माना हाल। नेक्स्ट है, हम ईद के दिन मिलेंगे, तो जहाँ पर लास्ट में गे आएगा। गागेगी, तो वो सभी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? मुस्तकबिल, ज़माना मुस्तकबिल के।